नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। दुनिया की आबादी 8 अरब 800 करोड़ हो चुकी है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी से बाजार बढ़त पर बंद। निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड क्लोजिंग। बैंकिंग, ऑटो, पीएससी में खरीदारी। सेंसेक्स 250 और निफ्टी 75 पॉइंट चढ़ा। यूक्रेन युद्ध जल्द हो खत्म। G20 बैठक में पीएम मोदी ने की दुनिया से अपील। बाइडेन, सुनक समेत कई नेताओं से मुलाकात। भारतीय समुदाय को किया संबोधित। किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा करेंगे पूरा। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले अमित शाह, दूसरे देशों के मुकाबले भारत में महंगाई कम। वहीं गुजरात जीतने पर भूपेंद्र पटेल के सीएम रहने की कही बात। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। आरोपी को लेकर कई जगहों गई पुलिस। लव जिहाद के एंगल से जांच की मांग उठी। परिवार ने कहा आरोपी को मिले मौत की सजा। अगले साल भारत की आबादी होगी दुनिया में सबसे ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र पैनल की रिपोर्ट। विश्व की आबादी हुई 8 अरब, लेकिन आगे रफ्तार होगी धीमी। और 2022 के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 25 खिलाड़ी होंगे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी हुई है। यूक्रेन युद्ध और अनाज संकट के बीच पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। सम्मेलन के बीच पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई। दोनों के बीच काफी गर्मजोशी दिखी। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। और G20 समिट में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। दुनिया में जरूरी चीजों की सप्लाई का संकट बना हुआ है। पीएम ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष विराम का कूटनीतिक समाधान खोजना होगा। G20 समिट के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इंडोनेशिया के अलग अलग शहरों से भारतीय समुदाय के लोग बाली पहुंचे थे। पीएम के प्रोग्राम में इंडोनेशिया और भारत के कलाकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के पहले और बाद के भारत में अंतर है। आज का भारत तेज स्पीड से दौड़ रहा है। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने इकोनॉमी, महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी दिख रही है और दूसरे देशों के मुकाबले हमारी हालत बहुत अच्छी है। महंगाई जो कि वैसे भी थोड़ी प्रबल रही है, पिछले इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, पूरे देश में भी रहा है और यहाँ पे भी। दूसरा बेरोजगारी और तीसरा करप्शन, ये 3 मुद्दे उठाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मिला जुला कर आपसे एक सवाल पूछूं। देखिए, जहां तक करप्शन का सवाल है, कांग्रेस की 10 साल की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार देश ने देखी है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और इसकी एक अनंत लंबी सूची इस देश की जनता ने महसूस की है। कांग्रेस में घोटाले गिनना मुश्किल था, हमारे शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है।
कांग्रेस घोटाला भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोलती, यहां भ्रष्टाचार हुआ है स्पेसिफिक कोई आरोप नहीं लगा सकते। जहां तक महंगाई का सवाल है, पहले कोरोना के कारण और बाद में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे विश्व की सप्लाई चेन में बिखराव है और एक वैश्विक समस्या है जिसका असर कम मात्रा में भारत पर भी पड़ा है। मगर मैं देश की जनता को, गुजरात की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टेम्पररी फेज है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रणनीति भी बनाई है और दुनिया में कोरोना के बाद मंदी से सबसे तेजी से उभरने वाले देशों में से एक देश भारत है। हमारी अर्थव्यवस्था वी शेप में रिकवर करी है और अब इस पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। शायद रशिया यूक्रेन युद्ध न होता तो अब तक तो हम बाहर भी आ गए होंगे। बेरोजगारी के लिए भी नरेंद्र भाई ने ढेर सारे कदम उठाए हैं और गुजरात में तो विशेषकर उठाए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाए हैं। और अभी मोदी जी हर महीने 75,000 से 1.25 लाख तक युवाओं को केंद्र सरकार की रोजगारी 10 माह तक कंटिन्यूस दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ड्राइव है। चुनाव में लुभावने वादों पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि वोट के लिए रेवड़ी बांटना गलत है। जब फ्रीबीज की बात होती है तो केंद्रीय सरकार भी तो फ्रीबीज दे रही है। कहीं ऐसा जैसे कि फ्री राशन दे रहे हैं आप, उसकी आपकी व्यवस्था बनी हुई है, फ्री सिलेंडर आप भी दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये फ्रीबीज नहीं? देखिए, दो चीजों में तत्वतः फर्क है। जैसे भारत सरकार की सो कॉल्ड फ्रीबीज, किसी को घर देना, किसी को गैस का कनेक्शन देना, किसी के घर में लाइट पहुंचाना, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड देना और अब अंत में आपने जो कहा कोरोना के बाद उनको फ्री राशन देना, किसी को बिजली देना, ये रेवड़िये बांटना नहीं है, मगर बिजली का बिल न देना रेवड़िये बांटना है। किसी को घर देना मैं नहीं मानता रेवड़ी बांटना है, ये इसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास है। जो आजादी के 70 साल तक कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया वो नहीं कर पाए, वो हम करें। मगर फिर घर का टैक्स हम माफ नहीं करते, इसका हम शौचालय बना देते हैं क्योंकि अधिकार है 75 साल के बाद एक महिला का कि घर में शौचालय हो, उसको एम्ब्रेसमेंट ना हो सुबह, मगर हम शौचालय का रिपेयरिंग नहीं कर देते। और जहां तक मुफ्त में अनाज देने की बात है, आप सभी को मालूम है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना के बाद एक लिंगरिंग फेज में स्लो डाउन रहा है, जिसकी सबसे बुरी असर किसी पर पड़ी है तो देश के गरीबों पर पड़ी है। सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट कुदरती आपत्ति के कारण, महामारी के कारण अगर किसी भी तरह से प्रभावित होता है तो शासन की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है इसको मदद करना। जैसे बाढ़ आती है, सूखा आता है, साइक्लोन आता है, तो हम मदद करते, वो फ्रीबीज नहीं है, उसका सपोर्ट है। तो ये दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। वोट के लिए रेवड़िया बांटना अलग बात है और किसी का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए एक बार उसको मदद कर इसको अच्छे जीवन जीने का इंफ्रास्ट्रक्चर देना अलग बात है। दोनों कोई बीच में मूलतः अंतर है और मैं मानता हूं देश की जनता इसको जानती है। और अब बात करते हैं कुख्यात श्रद्धा मर्डर केस की। इस केस के आरोपी आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस अब सबूतों की तलाश में जुट गई है। पुलिस आफताब को स्पॉट पर ले गई और वहां छानबीन की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने की जांच के दौरान कई सबूत सामने आए हैं और उनकी डिटेल जांच हो रही है। साथ ही उस फ्रिज को भी जांच के दायरे में लिया गया है जिसमें स्ट्रॉ के टुकड़े रखने की बात है। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने आरोपी आफताब को पकड़ा तो उसने लड़की की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करने की बात कबूल की है। अब पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। इस मामले में अपडेट लेते हैं दिल्ली और मुंबई से। हमारे साथ दिल्ली से मानव यादव है और मुंबई से विवेक गुप्ता। पहले दिल्ली का रुख करते हैं, जांच पड़ताल वहीं चल रही है। मानव, बताएं क्या अपडेट है वहां से।
इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली थाने के बाहर और इसी थाने के अंदर बैठा हुआ है श्रद्धा का आरोपी, जिनके ऊपर आरोप लगा है श्रद्धा की हत्या का, आफ्ताब अमीन पूनावाला इसी थाने के भीतर है और इस वक्त उसके साथ मौजूद है फॉरेंसिक की टीम दिल्ली पुलिस की। और छानबीन के बाद अब यहाँ पर जो सामान यहाँ पर लाया गया है उसकी जांच की जा रही है और वो फ्रिज भी इसी दिल्ली पुलिस के इसी थाने के अंदर मौजूद है, जिसमें शरीर के टुकड़ों को आफ्ताब ने रखा था, श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को आफ्ताब ने रखा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस आफ्ताब को उस जगह पर ले गई जो छतरपुर और बहरौली का जंगल है, उस घने जंगल के बीच लेकर गई। करीब 2.5 घंटे तक उस चप्पे चप्पे की छानबीन की, जहां पर वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को जा जाकर फेंकता रहा। करीब 18 से 19 दिन तक उसने इसी तरीके से वहां पर श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका। लेकिन इस पूरी घटना में अब तमाम तरीके के खुलासे भी हो रहे हैं। जो मित्र हैं श्रद्धा के, जो दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि उनकी बातचीत श्रद्धा के फ़ोन से हुई जुलाई के महीने में, लेकिन आफ्ताब ये कहता है कि उसने 18 मई की रात को श्रद्धा का कत्ल किया। तो अब ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी छानबीन कर रही है कि क्या श्रद्धा जुलाई तक जिंदा थी, और अगर जिंदा नहीं थी तो फिर क्या आफ्ताब श्रद्धा बन के अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अब इसमें यह भी देखना है क्योंकि मुंबई से श्रद्धा के उन दोस्तों को भी बुलाया गया है और वो सभी लोग थाने में आएंगे, क्योंकि दोस्तों की तरफ से ही श्रद्धा के परिवार को ये जानकारी दी गई थी कि श्रद्धा का संपर्क उन लोगों से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि श्रद्धा अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने आफ्ताब के साथ रहना शुरू किया था, इसलिए उसके परिवार से भी संपर्क नहीं था। वैसे में इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए श्रद्धा के दोस्तों की भी मदद दिल्ली पुलिस ले रही है। तो दिल्ली से मुंबई तक फैली हुई है ये मर्डर मिस्ट्री और अब देखते हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है। विवेक, मुंबई से क्या अपडेट है? श्रद्धा वालकर हत्याकांड में जो शुरुआत हुई थी उसकी जांच पालघर पुलिस ने की थी। पालघर के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में सबसे पहले पुलिस ने सुओ मोटो लिया था और मिसिंग कंप्लेन दर्ज की थी। मिसिंग कंप्लेन दर्ज करने के बाद ही मानिकपुर पुलिस के अधिकारियों ने जो आरोपी आफ्ताब है, आफ्ताब को बुलाया था और मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने दावा किया है कि आफ्ताब से तकरीबन 2 बार पूछताछ की गई थी कि आखिरकार जो श्रद्धा है जब लिविंग में उसके साथ रहती थी वो कहाँ लापता हो गई है और उसकी जो करंट लोकेशन क्या है। इस सवाल पर आफ्ताब ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था और आफ्ताब ने उस समय पुलिस को बताया कि उसका श्रद्धा से झगड़ा हो चुका था और झगड़ा होने के बाद श्रद्धा गुस्से में कहीं चली गई है। मानिकपुर ने इस पूरी जगह इन्वेस्टिगेशन किया है, सारे कॉल डिटेल्स निकाले, सारे लोकेशन डिटेल निकाले, तो पता चला कि आफ्ताब लगातार पुलिस से झूठ बोल रहा है, जिसके बाद वसई पुलिस ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी और फिर यहाँ से भी वसई से भी पुलिस की एक टीम गई और दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर उन्होंने लगा कि जो आफ्ताब है एक सस्पेक्ट है और उसके बाद ही दोनों पुलिस यानी पालघर पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने एक साथ आफ्ताब को डिटेन किया और पूरी पूछताछ की तो पता चला कि आफ्ताब ने एक ग्रूसम हत्याकांड को एक अंजाम दिया है, जहाँ पर उसने जो श्रद्धा वालकर जो लिविंग में रहती थी दिल्ली के इलाके में आफ्ताब के साथ, उसकी हत्या करने के बाद उसे 35 टुकड़े कर दिए हैं। 35 टुकड़े करने के बाद बाकायदा उसने एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदा है। रेफ्रिजरेटर में उसकी जो बॉडी पार्ट से जो बॉडी पीस से जिसको आफ्ताब में 35 भाग किए थे उसमें रखा और धीरे धीरे दिल्ली के छतरपुर के जंगलों में से डिस्पोज ऑफ करने लगा। तो ये जो पूरा ग्रुसम मर्डर है वो आफ्ताब ने पूरी तरह से प्लान किया था, जिसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल था और ये जो पूरा खुलासा था वो मानिकपुर पुलिस ने किया, क्योंकि जो श्रद्धा के एक दोस्त थे जिनका नाम लक्ष्मण नाडार बताया जा रहा है वो लगातार श्रद्धा के संपर्क में थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लक्ष्मण और श्रद्धा बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो लक्ष्मण को थोड़ा सा शक हुआ, उसने इसकी जानकारी श्रद्धा के पिता को दी, क्योंकि वो 3 से 4 महीने तक श्रद्धा के कॉन्टेक्ट में नहीं है। उसके बाद लक्ष्मण और श्रद्धा के पिता ने इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी, तब लोकल पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लिया, सुओ मोटो लिया और मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर पूरी जांच शुरू की और जांच का दायरा इतना ज्यादा आगे बढ़ा कि ये पूरा मामला एक हत्याकांड में तब्दील हो गया। अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी आफ्ताब है उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और जिस लक्ष्मण नाडार की बात कर रहे थे विवेक का, उनका बयान भी सामने आया है। लक्ष्मण ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब में काफ़ी झगड़े होते थे। पिछले कई महीनों से श्रद्धा से संपर्क नहीं होने के बाद लक्ष्मण ने इस बात की जानकारी श्रद्धा के भाई को दी थी। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी
कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। और अब बात करते हैं बाजार की। आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी हुई। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 249 पॉइंट चढ़कर 61,873 पर और निफ्टी 74 पॉइंट चढ़कर 18,403 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड क्लोजिंग आज ली है। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताया सुमित, मार्केट का स्कोर कार्ड क्या रहा गेनर्स और लूजर्स का? देखिए, एक तो लास्ट आवर की बाइंग थी और लास्ट आवर की जो बाइंग थी वो बैंकिंग में थी, तो जो निफ्टी के टॉप गेनर्स आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें शुमार भी कुछ हद तक बैंक्स का हैवी वेट्स का नाम दिखाई पड़ेगा। पावर 2.5% ऊपर, ओएनजीसी नंबर्स के बाद 2.5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक लास्ट आवर बाइंग 2% की तेजी और भारतीय एयरटेल करीब 1.5% का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ करीब 1% नीचे, ग्रासिम 1% नीचे, सिप्ला 1% नीचे और आईटीसी करीब 0.5% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में ऑयल एंड गैस का दिन, गुजरात गैस 6% ऊपर, आईजीएल 4% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्री 4.5% ऊपर और साथ ही इंडियन बैंक करीब 3% का उछाल यहां देखने को मिला। मिड कैप लूजर्स में पॉलीकैब, एस्ट्रल, लिंडे और मैक्स हेल्थ जहां पर करीब 2 से लेके 2.5% तक का फॉल बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज एफएनओ में लीड कर रहा था गुजरात गैस 4-5% की तेजी के साथ, बालकृष्ण इंडस्ट्री नंबर के बाद करीब 4.5% चढ़ा, अपोलो टायर्स नंबर्स के बाद 4.5% चला और आईजीएल करीब 4% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में इन्फो एज, एनएमडीसी, जीएमआर इंफ्रा, पॉलीकैब, कुछ ऐसे नाम जहां पे 2.5 से लेके 5% तक का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। बैंकिंग में लीड कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर, एसबीआई 1.5% ऊपर, एक्सिस 1% ऊपर और एचडीएफसी बैंक करीब आधा से 1% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। और ऑटो में आज लीड कर रहा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद, हीरो मोटोकॉर्प 1.5% की तेजी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 1.5% ऊपर और एमआरएफ रफली 1.5% के आसपास का उछाल आज यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब हम ऑलमोस्ट अपने नए ऑल टाइम हाई से करीब ही जा रहे हैं, तो मार्केट्स में अब सेकेंड हाफ या गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन जो है काफी क्रूशियल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित मार्केट की डिटेल के लिए। और सरकार देश के सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा एक जैसी करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी नियम 2022 का ड्राफ्ट लाया गया है। डिटेल बताएंगे, रोहन सिंह के पास चलते हैं। रोहन, एयरपोर्ट की सुरक्षा, आम आदमी तो यही समझता है कि सब जगह सीआईएसएफ वहाँ तैनात होती है और एक जैसी ही सुरक्षा है, तो ये नई बात क्या है, जरा समझाइए। जी, देश भर में लगभग 140 के लगभग एयरपोर्ट्स हैं और इसकी संख्या बढ़कर अगले 2-3 सालों में 220 के लगभग सरकार करने जा रही है। और इन तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा किसी एक एजेंसी को नहीं, लगभग आधे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा सीआईएसएफ कर रही है, जबकि बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे अलग अलग राज्यों की पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एयरपोर्ट्स आते हैं। अब इसमें जिस तरीके से एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, सरकार चाहती है कि एक रूपता रहे सिक्योरिटी में, एक तरह के प्रोटोकॉल्स रहें और इसके लिए एक कंसल्टेंसी कमेटी बनाई गई थी मंत्रालय के अंदर में, जिसने सिफारिशें दी। इसके बाद ये रूल्स बनाए गए हैं एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स। इसमें कि जो मेन आइडिया दिया गया है उसमें है कि एक तरह की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहे तमाम अलग अलग एयरपोर्ट्स पे। एक नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता सचिव जो है नागरिक विमान मंत्रालय के वो करेंगे और उसके अंदर में कई सारे जो अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं वो शामिल होंगे। हर एयरपोर्ट का अंदर एक अपनी जो सिक्योरिटी है उसकी कमेटी बनाई जाएगी और इसको लेकर और साथ ही जो तमाम अलग अलग एजेंसियां, जब तक कि कोई एक एजेंसी सरकार निर्धारित नहीं करती है एयरपोर्ट्स के लिए, तब तक जो अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी ट्रेनिंग एक जैसी होगी। इसका ये भी सुनिश्चित करेगी ये कमेटी। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चीजों पर बात कही गई है, वो है साइबर सिक्योरिटी। तो जो हर एयरपोर्ट की अपनी एक साइबर सिक्योरिटी कमेटी होगी जो कि एयरपोर्ट को साइबर सुरक्षा से कैसे, जो खतरे हैं उनसे कैसे बचाया जाए, उसको लेकर वो निगरानी करेगी और इसकी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो जो केंद्रीय जो कमेटी है वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनको किस तरीके से शामिल किया जाए, इसके बारे में कहा गया है कि जो नॉन कोर एरियाज हैं उनको वहां पे अधिक से अधिक जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनको डिप्लॉय करने की बात कही गई है। हालांकि उनकी ट्रेनिंग और जो तमाम तरह की जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको जो ये कमेटी बनाई जाएगी केंद्र के अंदर वो उसका निर्धारण करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू के सवाल खड़ा किया है जजों की नियुक्ति पर, यानी कॉलेजियम सिस्टम पर। तो अब इसके बाद एक जोरदार बहस छिड़ गई है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। देखना मत भूलिए।
बात खेल अवार्ड्स की। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का ऐलान कर दिया है। मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को इस साल का खेल पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड्स के लिए चुना गया है। इसके अलावा 7 कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बार किसी क्रिकेटर को खेल पुरस्कार नहीं मिल रहा है। दिग्गज कंपनियों में छंटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्विटर, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेजॉन भी छंटनी करने की तैयारी में है। इस हफ्ते अमेजन करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है और बढ़ती आर्थिक मंदी के बीच कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती कर रही है। एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर डील पूरा करने के बाद अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 50% कटौती की थी। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भी लागत कम करने के लिए 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। और दुनिया भर की टेक कंपनियां क्यों बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही हैं? क्या ये बस कुछ दिनों की बात है या स्टार्टअप और बिग टेक के बबल में छेद हो गई है? जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। और ग्राहकों के निजी डेटा का गलत इस्तेमाल करना अब कंपनियों को भारी पड़ सकता है। सरकार कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रही है और ये दिखाई देगी आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल में, जिसका बिल हमें जो जानकारी मिल रही है, जिसका ड्राफ्ट कल यानी बुधवार को जारी हो सकता है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, पूरी कहानी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है देश डेटा प्रोटेक्शन बिल का। जी सही कहा आपने। देखिए, ग्राहकों के जो निजी डेटा है उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सरकार जो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो लेकर के आई थी, उसको पार्लियामेंट में जो है लेकर के भी पहुंची थी। वहां पर जेपीसी के सामने जो है इसको रखा गया। जेपीसी ने इसमें काफी सारे अमेंडमेंट जो है वो सुझाए, लेकिन सरकार को लगा कि इस बिल में काफी सारे अमेंडमेंट्स करना जो है संभव नहीं है, तो सरकार ने वहां से बिल जो है वापस ले लिया था। अब सरकार ने इसको नए सिरे से ड्राफ्ट जो है वो कर लिया है। सिविल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार बुधवार को इसका ड्राफ्ट जो है वो जारी कर सकती है। इस ड्राफ्ट में काफी सारे प्रोविजन जो रखे गए, पहले के मुकाबले बिल जो है काफी सरल जो है वो बनाया गया और कई सारे प्रोविजन जो है रखे गए। अगर कंपनियां जो है ग्राहकों के निजी डाटा का गलत इस्तेमाल करती है तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी जो है वो लगेगी। तो सरकार जो है इस बिल के ऊपर अभी सभी सारे स्टेक होल्डर्स की राय जो है वो लेगी। सरकार का इरादा है कि जो शीत सत्र संसद का शुरू होगा उसके अंदर इस बिल को ड्राफ्ट को जो है लेकर के जाए, वहां दोबारा जेपीसी के सामने जो है इसको रखे और उसके बाद एक नया डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार का इरादा है कि अगले मार्च तक ये लागू जो है हो जाए। तो सरकार ने इसकी तैयारी जो है पूरी कर ली है। बुधवार को इसका ड्राफ्ट जो है जारी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब डेटा प्रोटेक्शन बिल कम से कम आ जाए और पास हो जाए संसद से। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।